एटमॉस्फेयर का प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, वेपर इतना प्रेशर एक्सर्ट कर लें कि उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये पूरी लिक्विड सरफेस, पूरी लिक्विड जितनी भी है नीचे से ऊपर तक, अंदर से लेके ऊपर तक सारे मॉलिक्यूल्स की लेयर्स बॉयल आउट हो जाती है, ऊपर की तरफ आके बॉयल्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बॉयल आउट हो जाती है। तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। राइट, क्लियर है? द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the liquid is equals to the atmospheric pressure is called boiling point या boiling temperature. The temperature at which vapor pressure of the liquid equals to atmospheric pressure, that point is called boiling point या boiling temperature. Okay? अच्छा, अगर बच्चों किसी भी जगह पे, डेफिनेटली बच्चों हमने इनको इस फिनोमेना में हमने हीट प्रोवाइड की है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने हीट सप्लाई की है। ठीक है, ये हर टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो रहा है, हमने हीट सप्लाई की है। ओके, तो सपोज किसी बीकर में लिक्विड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm है। तो वेपर्स को भी कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? 1 atm ही प्रेशर लगाना पड़ेगा इसके इक्वल आने के लिए। तो 1 atm पे वेपर प्रेशर 1 atm, उस वक्त हम वाटर का सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट क्या कंसीडर कर लेते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो वेपर्स को भी 1 atm प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा इसके इक्वल आने के लिए। तो उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वाटर जो है हम 100, बॉइलिंग पॉइंट कितना कंसीडर कर रहे हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम बच्चों हाइट पे चले जाएं, मरी साइड पे चले जाएं, हिली एरियाज में चले जाएं, ठीक है, हिली एरियाज में चले जाएं, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? लो है, अराउंड 0.98 atm है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माउंटेन एरियाज में नॉर्दर्न साइड पे चले जाएं तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वेपर्स को भी कम प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा इसके इक्वल आने के लिए। तो हीट जो उसको रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस। उसके नतीजे में क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अराउंड 96 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। यानी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो वेपर्स को भी कम प्रेशर लगाना पड़ेगा उसके इक्वल आने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसी को अगर हम यूं ले लें बच्चों कि कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया जाए, 1.2 atm हो जाए, सपोज कह रहा हूं, प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, तो वेपर्स को भी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसके इक्वल आने के लिए। सही है ना? तो ऐसी सूरत में हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 102 से 104 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। यानी उसको ज्यादा हीट चाहिए होगी, वेपर्स को ज्यादा हीट चाहिए होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ज्यादा हीट चाहिए होगी ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, ताकि वो ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज्यादा वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही वेपर्स को भी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है उतनी वेपर्स को कम प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये मिसाल हम बच्चों रीजन पढ़ते हैं यहाँ पे कि हिली एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में खाना देर से पकता है। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज में खाना देर से पकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो
तो वहां पे लेडीज जो है वो खाना पकाती रहती हैं, मर्द हजरात वेट करते रहते हैं, खाना देर से मिलता है उनको। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, खाना देर से मिलता है, भूख ज्यादा लगती है उनको, तो ज्यादा खाना खाते हैं, सेहतमंद रहते हैं। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो खाना पकने के लिए कम हीट मिल रही है। जब खाना पकने के लिए कम हीट मिलेगी तो खाना देर से पकेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉर्दर्न एरियाज में वाई ये रीजन बनता है, वाई फूड टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक इन मरी हिल्स एंड माउंटेन एरियाज। तो इसका आंसर ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जब खाना पकने के लिए कम हीट मिलेगी तो खाना देर से पकेगा। और बच्चों इसका अपोजिट आ जाता है प्रेशर कुकर। इसका अपोजिट आ जाता है प्रेशर कुकर, ठीक है, इसका अपोजिट आ जाता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर के अंदर खाना, ये क्वेश्चन रीजन आता है, व्हाई प्रेशर कुकर कुक्स द फूड क्विकली? व्हाई प्रेशर कुकर कुक्स द फूड क्विकली? व्हाई प्रेशर कुकर कुक्स द फूड क्विकली? अगर आप ये समझते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना प्रेशर से पकता है, अगर कोई ये समझता है, तो एक काम कीजिएगा, अभी दोपहर में जिसको ये लगता है कि प्रेशर कुकर में खाना प्रेशर से पकता है, तो वो ये करे कि अपने सामने दोपहर का खाना रखे और उस पे प्रेशर लगाना शुरू कर दे, पक जाएगा। और जिसको ज्यादा भूख लगे वो ज्यादा प्रेशर लगा दे ताकि जल्दी खाना पक जाए। ऐसा है क्या? तो बच्चों आंसर ये है कि प्रेशर कुकर में प्रेशर जो है, प्रेशर कुकर में प्रेशर जो है वो इनडायरेक्ट फैक्टर है। प्रेशर कुकर में प्रेशर जो है वो इनडायरेक्ट फैक्टर है। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है जिसके नतीजे में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से खाने को ज्यादा हीट मिलती है पकने के लिए, तो खाना जल्दी पकता है, ठीक है। तो वाई प्रेशर कुकर कुक्स द फूड क्विकली? बिकॉज इनसाइड द प्रेशर कुकर प्रेशर बिल्डअप होता है जिसके नतीजे में फाइनली जो है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, खाना पकने को ज्यादा हीट मिलती है तो खाना जल्दी पकता है। तो यहाँ पे हमने 2-3 रीजन साथ साथ कवर कर लिए, ठीक है ना। अगर हम फैक्टर्स की बात करें बच्चों, तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नंबर 2 हम बात करेंगे, नंबर 2 बात कर लेते हैं किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन कम है लिक्विड्स का, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाएगा? यानी दोनों ही फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? डायरेक्टली रिलेटेड है, दोनों फैक्टर्स डायरेक्ट रिलेटेड है, ये भी डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या है? ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, डायरेक्टली है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, बस इतना बॉइलिंग पॉइंट के लिए इतना भी काफी है, लेकिन अगर हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज ले लें तो बड़ी अच्छी बात है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी बॉन्डिंग, इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें ये बात पता है कि जिन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट का बच्चों यहीं तक है, सही है। लेकिन बात निकली हाइड्रोजन बॉन्ड की और बात है चैप्टर 4 की, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज दूं, ठीक है। हालांकि चैप्टर 4 की बात है, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूं, बात निकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो कुछ जरूरी बातें बच्चों सुनो, बड़ी काम की बातें, एमसीक्यूज में आई हुई बातें। हाइड्रोजन 6 ग्रुप के मेंबर से मिलता है ऑक्सीजन, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम, ठीक है। सुना तो यही है, पढ़ा तो यही है कि एक ही ग्रुप से मिलते हैं। जब एलिमेंट एक ही ग्रुप के होते हैं तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलुराइड, हाइड्रोजन टेलुराइड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है और बाकियों में ऐसा सच नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इस एक फैक्टर को ही देख लो बच्चों। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। जबकि बाकियों में नहीं होती है, वीकर होती है, नहीं होती है या वीकर होती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रेंज बता दे रहा हूं -100 से -200 की रेंज में होता है, नियर अबाउट। जस्ट प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके सामने नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड में कितना ज्यादा चेंज आ जाता है। दिस इज नंबर 1 एमसीक्यू, ठीक है, समझ में आई बात। एक और पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं और वो एमसीक्यू बहुत मर्तबा मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में पूछा गया, इवन आगा खान मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में, नम्स के टेस्ट में, डाउ के टेस्ट में, हर जगह के टेस्ट में ये पूछते रहते हैं। बहुत बेसिक एमसीक्यू है, क्या कि वाई वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? वाई वाटर इज अ लिक्विड, H2S इज अ गैस। तो राइट आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें होती है? लिक्विड्स में होती है, गैस में कम होती है जब भी वो दूर दूर होते हैं। तो स्टेट चेंज कर देती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। समझ में आ रही बात यहां तक? बहुत स्लो स्लो करके पढ़ा रहा हूं बच्चों में। वन मोर बात निकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, है बात चैप्टर 4 की, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं आप लोगों को बताऊं। तो 2 एमसीक्यू तो यहां डिस्कस हो गए। एक तो ये सारे जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, इनमें नहीं, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग में फर्क आ गया। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे मैंने कहा H2 इज अ गैस and H2S is a liquid, H2O is a liquid, H2 is a gas। क्वेश्चन आता है why H2 is a liquid, H2 is gas, because of stronger hydrogen bonding in H2। H2 is a liquid, H2S is a gas। One more thing बच्चों, एक और एमसीक्यू पूछना चाह रहा हूं, बल्कि एक एमसीक्यू नहीं है, 3 एमसीक्यू हैं। ये बताओ HF और H2O, इन दो को कंपेयर करता हूं, 3 सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, H2O HF में से किसमें ज्यादा सलाहियत है, टेंडेंसी है? पहले तीनों क्वेश्चन सुन लेना, फिर तीनों का एक साथ जवाब देना, 1 2 3। इन दोनों में से किसमें ज्यादा सलाहियत है, टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की? नंबर 2 क्वेश्चन, इन दोनों में से किसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि इन दोनों में से किसकी बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की ज्यादा है? एंड नंबर 3 क्वेश्चन, इन दोनों में से किसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है? सवाल रिपीट कर रहा हूं, किसमें ज्यादा सलाहियत है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की? इन दोनों में से। नंबर 2 क्वेश्चन, इन दोनों में से किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी इन दोनों में से किसकी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? दूसरे अल्फाज ये हो गए ना। तीसरी बात, इन दोनों में से किसमें जो है
ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद? तीनों का जवाब बताएं। खतीजा बेटा शाबाश, खतीजा शाबाश, आयशा सादत शाबाश, एक स्टूडेंट कह रही है, अब मैं सही वालों को अप्रिशिएट कर रहा हूं, जो गलत जवाब है वो खुद ही समझ जाएंगे। बिनेश शाबाश, 3 स्टूडेंट ने अब तक सही जवाब दिया है, बस 3 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, आयशा ने और खतीजा ने और एक अभी बिनेश ने, बस अब तक। तीनों सवाल में बेटा आपका क्या जवाब है? ठीक है बेटा, एक क्लास में एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपके ही ग्रुप के हैं। किस ग्रुप के बेटा? M13 ग्रुप के स्टूडेंट हैं और उन्होंने भी सही जवाब दिया है। ठीक है, एक ही स्टूडेंट आए हुए पूरी क्लास में मिला के, वो आज आए थे खास बताने के लिए। और जो स्टूडेंट हैं बच्चों, जो स्टूडेंट अभी सामने बैठे हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया। पहले मैं जवाब दे देता हूं और फिर इनके बारे में भी बताता हूं। चलिए बता देता हूं बेटा, ये आपके क्लास फेलो हैं, इनका एनडी का टेस्ट स्कोर 98 है, 94 है, एनडी टेस्ट स्कोर 94 है। आप में से किसी का है 90s में एनडी का टेस्ट स्कोर? अप्रिशिएटिंग है ना? तालियां होनी चाहिए। आप में से किसी का है एनडी का टेस्ट स्कोर 90s में? तालियां होनी चाहिए ना बेटा। है हमारे, किसका है? 83 स्कोर है। इनको कैमरे के सामने लेकर आऊं, नाम बता दो बेटा। अब्दुल मोइज नाम है बेटा इनका। ठीक है, अब्दुल मोइज नाम है। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे खुद, ठीक है, लेकिन अब्दुल मोइज नाम है बेटा उनका। एक स्टूडेंट कह रही है, लो भाई डाउ की एक सीट गई, डाउ की एक सीट गई। बेटा राइट आंसर इज HF देन H2O, HF देन H2O, H2O देन HF। ठीक है, इन्होंने भी सही जवाब दिया, अब्दुल मोइज ने भी सही जवाब दिया, खतीजा ने सही जवाब दिया, आयशा ने सही जवाब दिया, बिनीश ने सही। पूरी क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट ने ये तीनों सवाल सही दिए जवाब। मोर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF, टेंडेंसी भी इसी में ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर भी इसी में है HF में, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी, टेंडेंसी और बॉन्ड दोनों डिपेंड कर रही है किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन दोनों का HF का ज्यादा है बिटवीन, इसके ऐसे ये टेंडेंसी सलाहियत भी इसी के अंदर है और स्ट्रॉन्गर भी इसी में। हाँ, नंबर ऑफ और बॉन्ड एनर्जी भी इसी की ज्यादा। जाके देख लेना चैप्टर 4, वैल्यू उठा के देख लेना कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, और वहां पे ये सारी बातें लिखी हुई चैप्टर 4 के पेज के ऊपर। पढ़ लिया था आप लोगों ने, आप लोगों को तो पढ़ा पता होना चाहिए था पहले से बेटा। और H2HF में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करो तो क्योंकि इसमें 2 पोल्स आते हैं, इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में ज्यादा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में जी लास्ट पेज पे सब मौजूद है। हाँ ठीक है, ठीक है। महक बेटा आपने भी ये आंसर दिया था, चलें गुड, फिर अच्छी बात है बेटा। टेंडेंसी बनाने की सलाहियत ज्यादा किसमें, यानी 2 मौजूद होंगे, पहले कौन बनाएगा? HF बनाएगा, फिर स्ट्रॉन्गर कौन बनाएगा? HF बनाएगा, ये वाली बात है बेटा। मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 2, बात निकली थी तो मैंने आप लोगों को थोड़ी सी
एमसीक्यू बैकग्राउंड का बता दिया, एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है। ये तीनों चारों बातें जो मैंने आप लोगों को बताई एमसीक्यू की, ये सब पास पेपर में आई हुई है, चैप्टर 4 की पास पेपर की बातें। मिटा दूं, समझ में आ गया? बात आगे बढ़ाई जाए, बात आगे बढ़ाई जाए। मारिया फातिमा कह रही हैं कि ये जो स्टूडेंट है माशाल्लाह, ये पहचान मतलब इन और दूसरे स्टूडेंट भी जानते हैं ये मुइस को, माशाल्लाह ये पहले जवाब, क्लास में सबसे पहले जवाब देने वाले स्टूडेंट हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों ऐसे स्टूडेंट्स को। माशाल्लाह पढ़ने वाली क्लास में भी अटेंटिव रहते थे और माशाल्लाह आपके सामने सलाहियत है, स्कोर भी अच्छा है, इंशाल्लाह डाव वगैरह में भी अच्छा स्कोर आएगा। नाउ कम टू द टॉपिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पढ़ ले बेटा, विस्कोसिटी। बेटा सामने बैठे हुए हैं वो, लेकिन वो बताने आए थे अपना स्कोर और वो फिलहाल सामने आना नहीं चाह रहे। बच्चों विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कह सकते हैं थिकनेस ऑफ फ्लूइड, कह सकते हैं थिकनेस ऑफ फ्लूइड। थिकनेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी, थिकनेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वाटर का ड्रॉप है और हनी का ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है और हनी का ड्रॉप है। पहले कौन नीचे पहुंचेगा बेटा? पहले नीचे कौन पहुंचेगा, वाटर या हनी? वाटर पहुंच जाएगा पहले। क्यों? क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो वाटर ड्रॉप और हनी ड्रॉप नीचे आ रहा है, तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा? वाटर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो फ्लो टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी, थिकनेस ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसका अपोजिट होता है बच्चों फ्लूइडिटी, यानी थिननेस, थिननेस ऑफ फ्लूइड, थिननेस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइडिटी इज अपोजिट ऑफ विस्कोसिटी। थिननेस ऑफ फ्लूइड इज विस्कोसिटी। ठीक है, सुनते रहना बच्चों, बहुत सारी बातें समझानी। किसी पाइप में, ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा है, तो जो मॉलिक्यूल बीच में, जो मॉलिक्यूल बीच में फ्लो कर रहे हैं वो सब वो ज्यादा आगे होंगे, उसके बाद और जो वॉल के साथ हैं वो पीछे होंगे। तो एक्सट्रीम फ्लो कहाँ मिल रहा है हमें? सेंटर पे मिल रहा है, क्योंकि ये फ्लो में फ्रिक्शन कम है। इसको क्रॉस सेक्शन ले लो, अगर इस टाइप से भी ले लो तो ऐसे ही कुछ बनेगा कि इधर वाले दूर होंगे और सबसे बीच वाला जो सबसे आगे निकला हुआ होगा, ऐसे ही है ना? ठीक है, क्रॉस सेक्शन में भी ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि जो वॉल के साथ हैं इनमें वॉल से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रही है। सुनते रहना, कुछ नई बातें आप लोगों को सुनने को मिलेगी। वैसे तो विस्कोसिटी पढ़ी आपने, विस्कोसिटी इज दिस, यूनिट पढ़े और फिर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन असल जो बातें हैं वो तो एमसीक्यू में जो आ रही है वो सुने। असल में ये तो नहीं आ रही एमसीक्यू में जो बातें हैं वो सुनो। फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो वॉल के साथ फ्रिक्शन ज्यादा है तो विस्कोसिटी इनकी ज्यादा है, फ्लो कम है। बीच वाले जो है वो आपस में मॉलिक्यूल की फ्रिक्शन हो रही है और सबसे कम इसमें हो रही है।
तो यहां पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं, कौन सी? कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मैंने पिछले दिनों बच्चों ग्रुप में भी पिक्चर भी शो की थी समझाने के लिए, देखी होगी आप लोगों ने। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? आपस में जो मॉलिक्यूल की फोर्स है, अमंग द मॉलिक्यूल जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। विद द वॉल ऑफ कंटेनर जो फोर्स होती है वो एडहेसिव होती है, अढेर होने की सलाहियत। मॉलिक्यूल और अनदर सरफेस, अनसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान, यानी वॉल के साथ जो फोर्स है वो एडहेसिव है, अमंग दी मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स है वो कोहेसिव है। तो विस्कोसिटी का रीजन कोहेसिव फोर्स भी है, एडहेसिव फोर्स भी है। फ्रिक्शन की वजह, फ्लो टू रेजिस्टेंस की वजह, ये कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स दोनों है। अमंग दी मॉलिक्यूल जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है, और मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर जो फोर्स है ये कोहेसिव है बेटा, और ये एडहेसिव है। सही है? तो जो आपस में फोर्स है वो कोहेसिव है, जो विद द वॉल ऑफ कंटेनर जो फोर्स है वो एडहेसिव है। क्लियर है? सो वन मोर थिंग, तो फ्रिक्शन की वजह ये दो फोर्सेस आ गई। एंड वन मोर थिंग, और ये एमसीक्यू भी पास पेपर में भी पूछा गया है। आप क्या पढ़ के जाते हो, पेपर में क्या पूछते हैं? ये जो मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे, डेफिनेटली फ्लो करेंगे ऊपर से नीचे, तो ये मॉलिक्यूल की फ्रिक्शन होगी आपस में। तो आप ये बता दें कि जो फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है आपस में, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड कर रहे हैं, और से सुनना, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं वो किस तरह स्लाइड कर रहे हैं? परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल? जो फ्रिक्शन की वजह क्या है? परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल है एक दूसरे से? फ्रिक्शन की वजह क्या है? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये फ्लो करते हुए परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल तो फ्रिक्शन नहीं हो रही, परपेंडिकुलर फ्रिक्शन का कॉज बन रहा है। ठीक है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। समझ में आ रही बात? तो आप पढ़ के क्या जाते हो विस्कोसिटी में? रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। फिर उसका यूनिट पढ़ लिया और चार्ट याद कर लिया, एग्जाम में आ रही है जो पढ़ के नहीं गया असल। एंड वन मोर थिंग, इस फ्रिक्शन की वजह, सुनो भाई, एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, वो है इंटर मॉलिक्यूलर एक्सचेंज। इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज वजह फ्रिक्शन की, ये तीसरी वजह ये। इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज का मतलब क्या है? ये पहली मर्तबा वर्ड सुना आपने इस विस्कोसिटी के टॉपिक में कि इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज हो रहा है। ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे, नीचे वाला ऊपर, स्लाइड करते हुए ऊपर नीचे होते रहेंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस फ्रिक्शन, फ्लो टू रेजिस्टेंस। तो ऑल थ्री फैक्टर्स इन्वॉल्व, ये फ्रिक्शन की वजह, ये ऑल थ्री फैक्टर्स हैं। जो रेजिस्टेंस आ रही है उसकी वजह, फ्लो में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसकी वजह कोहेसिव, एडहेसिव और इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज है। समझ में आ रही बात? स्लाइडिंग ओवर हो रही है ना बेटा? बिल्कुल सही कहा, स्लाइडिंग ओवर। तो इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज को आप दूसरा वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हो? स्लाइडिंग ओवर। ठीक है भाई, स्लाइडिंग ओवर। तो स्लाइडिंग ओवर का असल जो वर्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज है। स्लाइडिंग ओवर भी कह सकते हो। स्लाइड कर रहे हैं, तो जब स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे होते रहेंगे, तो फ्रिक्शन पैदा करेंगे, रेजिस्टेंस आएगी फ्लो में। आ रही बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? नई नई बातें पता चल रही हैं आप लोगों को विस्कोसिटी से रिलेटेड।
अब आ जाते हैं यूनिट्स पे। यूनिट्स क्या होता है? पॉइस होता है, सेंटीपॉइस, मिलीपॉइस और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ये 3 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यूनिट्स क्या है? पॉइस, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट्स हैं। ये बताओ इसका यूनिट पॉइस क्यों है? अब ये बात भी आपको सुनने को मिल रही है कि पॉइस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट पॉइसली। पॉइसली, पॉइसली था नाम, साइंटिस्ट का नाम था पॉइसली। इसने विस्कोसिटी की वैल्यूज फाइंड आउट की थी इंस्ट्रूमेंट यूज करके। अभी भी आ रहा हूं उस बात पे। तो पॉइसली नेम ऑफ साइंटिस्ट है जिसके नाम पे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइस रखा गया। अदर यूनिट्स आर और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 डेंसिटी कह लो, नंबर 4 कह लो साइज एंड शेप, साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? ये डायरेक्टली होगा। टेम्परेचर से क्या होगा? इनवर्सली होगा। जितने भी लिक्विड के टॉपिक हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली होता है, टेम्परेचर इनवर्सली होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। सही है, टेम्परेचर से इनवर्सली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्टली। डेंसिटी से भी क्या होगा? डायरेक्टली होगा। डेंसिटी से भी डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों साइज एंड शेप। तो देखो भाई, बिग स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, तो कांटेक्ट एरिया कम होगा। राउंड शेप होंगे, स्मॉल साइज होंगे, कांटेक्ट एरिया कम होगा, विस्कोसिटी भी कम होगी। विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। बिगर साइज मॉलिक्यूल होंगे, इरेगुलर शेप होगा, तो क्या होगा? कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो विस्कोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्मॉल साइज एंड राउंड शेप, तो विस्कोसिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। और बिग साइज एंड इरेगुलर शेप, विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा। स्मॉल साइज एंड राउंड शेप, विस्कोसिटी कम। बिग साइज एंड इरेगुलर शेप, विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा। क्लियर? क्लियर है बच्चों? आ रहा हूं बेटा, पॉइसली ने क्या फाइंड आउट किया था, बता रहा हूं। ये फैक्टर समझ में आ गए? फैक्टर समझ में आ गए? लाइबा बेटा थैंक यू सो मच। ये सारे फैक्टर समझ में आ गए? अभी बता रहा हूं एक एक करके, मैं अभी टॉपिक अभी मैंने क्लोज किया ही नहीं। तो बात आ गई, साइंटिस्ट का नेम क्या आ गया? पॉइसली। बुक में एक चार्ट गिवन है विस्कोसिटी का, वो आपने याद करना है। उसमें विस्कोसिटी की वैल्यूज गिवन है। ग्लिसरीन की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा, फिर वाटर की,
फिर इथाइल अल्कोहल की, और सबसे कम एसीटोन की। देख लेना, यही ट्रेंड है ना। और टेम्परेचर से वैल्यूज भी याद करनी है, वैल्यूज भी आई हुई है, वैल्यूज भी आई हुई है। बेटा मैं आगे से सरफेस टेंशन पूरी एक अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, आज नहीं हो सकता, छोटा सा टॉपिक नहीं है सरफेस टेंशन, बिल्कुल नए अंदाज से पढ़ाऊंगा, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो ग्लिसरीन की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा, फिर वाटर पे इथाइल अल्कोहल, एसीटोन। बाकी वैल्यूज आप याद कर लेना, मैंने ट्रेंड बता दिया आप लोगों को, ठीक है बेटा। साइज, जब स्मॉल साइज होगा, राउंड शेप होगा, कांटेक्ट एरिया कम होगा, फ्रिक्शन कम होगी तो विस्कोसिटी कम होगी। बिग साइज मॉलिक्यूल होगा, इररेगुलर शेप होगा तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्मॉल साइज होगा, राउंड शेप होगा तो फ्रिक्शन कम होगी तो विस्कोसिटी कम होगी। बिग साइज होगा, इररेगुलर शेप होगा तो विस्कोसिटी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब ठीक है, अब बच्चों ठीक है, यहां तक क्लियर है? हिबा, यहां तक क्लियर है? जो जो बातें पढ़ी सब क्लियर है? अच्छा मदिया, मैं समझाता हूं दोबारा से। बेटा मैं कह रहा हूं, ये जो फ्रिक्शन का रीजन है, ये स्लाइडिंग ओवर इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली स्लाइड कर रहे हैं, ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है? परपेंडिकुलर स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। क्लियर? बेटा अभी तो बताया, यूनिट पॉइस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब सुनो, विस्कोसिटी फाइंड आउट की जाती है ऑसवर्ल्ड्स मेथड से। इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑसवर्ल्ड्स विस्कोमीटर। क्या नाम है? ऑसवर्ल्ड्स विस्कोमीटर। मेथड है ऑसवर्ल्ड मेथड, साइंटिस्ट का नाम है ऑसवर्ल्ड। इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है विस्कोमीटर, ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर। और जिस साइंटिस्ट ने वैल्यूज मालूम की उसका नाम था पॉइसली, इसलिए इसका यूनिट पहला रखा गया है पॉइसली। जिस तरह न्यूटन होता है, जिस तरह जूल होता है, इसी तरह पॉइसली है। बेटा वहां पे मेहदी नकवी, वहां पे बेटा जो आप पूछना चाह रहे हो ना, वो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाला एक फैक्टर आ रहा है, वहां फ्रिक्शन नहीं आ रही। अच्छा भाई, अब बात मेरी टॉपिक आज का यहां पे कंप्लीट होता है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड का टॉपिक यहां कंप्लीट होता है। मारिया थैंक यू सो मच। एक बात रह गई है बस, वो आप सब बता दें बेटा, वो आप तमाम स्टूडेंट्स मुझे बता दें। सवाल पूछना चाह रहा हूं, सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप तमाम बच्चे उस सवाल का जवाब बता दें मुझे। मैंने कहा कि लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, यही है ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्टली होती है। और फिर उसके बैकग्राउंड में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको पूरी एमसीक्यूज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। चैप्टर 4 के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, वो बता दिए। टेम्परेचर से इनवर्सली रिलेटेड है वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है? सही है। अब मेरा आप तमाम स्टूडेंट से सवाल ये है कि ये बताओ, गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पहले तो सवाल ये, क्या गैस में विस्कोसिटी होती है? पहले तो सवाल ये बताओ, क्या गैस मॉलिक्यूल में विस्कोसिटी होती है?
इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे बच्चे, यस या नो बताओ ना, होती है नहीं होती? अरीन एक स्टूडेंट है 2425, कह रही सर होती होगी जब तो आप पूछ रहे हैं, होती होगी जब तो पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, अपनी नॉलेज में इजाफा करो। गैस में भी विस्कोसिटी होती है, गैस में भी विस्कोसिटी होती है। ओके, तो एक स्टूडेंट ने पहले ही कह दिया कि सर होती होगी जब तो आपने पूछा है। विस्कोसिटी ऑफ गैस की भी विस्कोसिटी होती है बेटा, कम ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा मैं। गैस मॉलिक्यूल में भी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एज वेल। ठीक है, सवाल मेरा सुन लो तो फिर जवाब भी समझ में आ जाएगा। गैस मॉलिक्यूल कहीं से निकलेंगे ना, किसी ट्यूब से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? डिफ्यूजन होगी, फ्यूजन होगी या नहीं होगी, ये बता दो मुझे। डिफ्यूजन या फ्यूजन होगी गैस मॉलिक्यूल में या नहीं होगी, बताओ। तो फिर तो जब गैस मॉलिक्यूल निकलेंगे आपस में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? तो फिर तो आप सवाल का जवाब दे दो। टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो फिर टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इतना समझाने पर कुछ बच्चों ने सही जवाब दे दिया है, और अभी भी बच्चे कह रहे हैं विस्कोसिटी तो सिर्फ लिक्विड में होती है, गैस में होती नहीं है। बेटा मैं कह रहा हूं गैस में होती है। जब वो बाहर निकलेंगे किसी ट्यूब से, किसी वेजल से, ठीक है, तो डेफिनेटली आपस में क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे ना, फ्लो करेंगे। गैस भी तो फ्लो करती है, पाइप में फ्लो नहीं करती क्या? गैस पाइप में नहीं आती क्या? तो फिर पाइप में सप्लाई नहीं करते गैस क्या? तो मॉलिक्यूल उसके नहीं है क्या? उसमें फ्रिक्शन नहीं आएगी क्या? उनका फ्लो नहीं होगा क्या? तो फिर तो अब सवाल का जवाब दे दो, गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आंसर इज इंक्रीज होगी। गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से, शाबाश बेटा मरियम, एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होगी। रीजन? अब रीजन बता दो। हदीका भी यही कह रही है, गुड बेटा, अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने यही जवाब दिया। नहीं, उन्होंने, मरियम ने रीजन भी बता दिया एक्चुअली, इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं। मरियम जमील, उन्होंने रीजन भी बताया क्यों इंक्रीज होगी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्यों इंक्रीज होगी गैस की विस्कोसिटी, ये बताओ। शाबाश, यस यस, कॉन्सेप्ट है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री है ही कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री है ही कॉन्सेप्ट, पूरी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है ही कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बन गया तो कोई मसला ही नहीं है बेटा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस मॉलिक्यूल की तो उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी। ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरे टीचर ने भी शायद ये बात आप लोगों को बताई होगी। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, फिर कोलिजन बढ़ेगी, और फिर क्या बढ़ेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी, तो फाइनली क्या बढ़ेगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। तो गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी सारी देर से मैं ये बात समझा रहा हूं। अब इस बात पे आप लोग आज सोच लीजिएगा, कुछ और बात हो तो मजीद नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
बच्चों एक क्लास लिक्विड की 2 क्लासेस रह गई। एक में हमें सरफेस टेंशन पढ़ना है और एक में रीजंस पढ़ना है। हो सकता है एक ही क्लास में भी काम हो जाए, ठीक है। तो एक क्लास में हमने सरफेस टेंशन पढ़ना है और बिल्कुल नए तरह से पढ़ाऊंगा, वो उस तरह से नहीं जिस तरह आप लोग पढ़ के आते हैं, सीधे तरीके से नहीं, कुछ और डिटेल में पढ़ना है सरफेस टेंशन को भी जरा डिटेल में नए तरीके से, ताकि एमसीक्यूज अच्छी तरह कवर अप हो जाए। और उसके बाद लिक्विड के रीजंस पढ़ने और फिर एक क्लास में हमने सॉलिड पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको चार्ट्स वगैरह सारा शेयर कर दूंगा। सॉलिड बहुत आसान है, याद करने के लिए भी आसान हो जाएगा। तो 2 क्लासों में आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी बातें